अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल क्या किया था आप लोगों ने? सर वो जो क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे। कौन सा क्वेश्चन? सर 7, 9, 10 डिस्कस किए थे और क्वेश्चन 4 मैम ने करवाया था। क्वेश्चन 4 किया था और यस सर, क्वेश्चन 4 मैम ने करवाया था, 7, 9, 10 घर से किए थे। अच्छा 7, 9, 10 घर से किया था। और सर मैम ने 8 आज होमवर्क के लिए दिया था, वो भी कर लिया। अच्छा तो अब हम सर एक 7 से। क्वेश्चन था। जी जी। सर ये क्वेश्चन नंबर 7 में एक ट्रांजैक्शन है RS300 रिसीव्ड फ्रॉम मंशा हैज़ बीन डेबिटेड टू समन। सर काइंडली एक दफ़ा बता दें। देखिए आपने रिसीव किया मंशा से, आपने कैश रिसीव किया तो आपको मंशा को क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि कैश डेबिट होता है ना, जब कैश रिसीव कर रहे हैं ना, कैश डेबिट और मंशा क्रेडिट। आपने समन को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑपोजिट साइड पे चला गया। अब समन को भी आप क्रेडिट करेंगे, मंशा को भी क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। सर लेकिन हम ये ज्यूम करते हैं ना कि जो अपोजिट अकाउंट है वो ठीक होगा। यहाँ पर गलती ये है कि हमने समन को डेबिट किया, तो अपोजिट अकाउंट अगर देखा जाए तो मंशा का बन रहा है, तो वो तो फिर करेक्ट होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आपका ऑपोजिट अकाउंट का मतलब ये है कि जब आपने कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट और मंशा क्रेडिट, तो कैश ऑपोजिट अकाउंट हो गया। वो करेक्ट है। यानी इसका मतलब है कि ये जो लिख रहा है ना, डेबिट टू समन अकाउंट, हमने समन को भी डेबिट किया, कैश को भी डेबिट किया। कैश को नहीं छेड़ना आपने, उसकी डिस्कशन ही नहीं है यहाँ। ठीक है, ओके सर। आपको सर एक और क्लियर? क्वेश्चन था। सर एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी। सर ये जो कैपिटल होता है ये ओनर इक्विटी का पार्ट होता है और उसका जो नॉर्मल बैलेंस है वो क्रेडिट होता है, लेकिन जो ड्राइंग्स हैं वो भी ओनर इक्विटी का ही पार्ट है, लेकिन उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट क्यों है? क्योंकि वो कॉन्ट्रा फॉर इक्विटी है। ठीक है, उसको हम कॉन्ट्रा फॉर इक्विटी कहते हैं। इस वजह से उसमें से माइनस होता है, तो ऑपोजिट अकाउंट होगा ना उसका। ओके सर। अच्छा जी, एनी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कोई मसला, कोई ट्रांजैक्शन जो ना समझ आइए? क्वेश्चन नंबर 9। ओके सर जी। सर ट्रांसपोज एरर और ओवरस्टेट और अंडरस्टेट में क्या फर्क है? ये एक ही है। ट्रांसपोज की वजह से अंडर ओवर स्टेट होता है ना। मिसाल के तौर पे आपने 756 लिखना था, आपने 765 लिख दिया, तो एक ये ट्रांसपोज तो है ही है, लेकिन ये ओवर स्टेट भी तो हुई हुई है। असल में ट्रांसपोज एरर जब भी होगी, या वो अंडर स्टेट का इफेक्ट देगी या ओवर स्टेट का इफेक्ट देगी, लेकिन होगी पीछे बैक एंड पे ना ट्रांसपोज एरर। आई समझ? सर और वो एक एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री आपने करवाया था, वो भी एक दफ़ा दोबारा बता दें। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री में ये होता है कि हमारे अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस होता है रिकॉर्डिंग। जब हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं ना, तो गलत कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कई किस्म की एरर हो सकती है। मिसाल के तौर पे गलत अकाउंट में चार्ज हो गया, या मोस्टली ये होता है कि अमाउंट गलत हो जाना। ठीक है, तो सर आपने रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड भी ठीक की, लेकिन अमाउंट गलत कर दी। आपने 700 की ट्रांजेक्शन जो है वो आपने सपोज 70 रुपीज में लिख दी, तो ये भी वो अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट में चला जाता ना। अब ये अंडर स्टेट हो गया। तो असल में ओरिजिनल एंट्री एरर वो होती है जो रिकॉर्डिंग के वक्त हो, और जब पोस्टिंग के वक्त हो तो फिर आप उसको रॉन्ग, यानी ओरिजिनल एंट्री एरर नहीं कहोगे, क्योंकि एंट्री ठीक पास हुई है, पोस्ट गलत हुई है। ओके सर। और क्वेश्चन नंबर 10।
इसमें कोई मसला? नो सर, क्लियर है ये सवाल। अच्छा, अब हमारे कौन से क्वेश्चन रह गए हैं वो मुझे बताइएगा इनमें से। अगर रिवर्स में चले तो 10 हो गया, 9 सर हो गया, 8 रह गया है। सर 8 घर राइट, से कर लिए, वो बस डिस्कस करने हैं, और 6 और 1 रह गए। 6 और 1। ओके, तो पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, the bookkeeping system of Asad is not computerized, and as at 30th September 2015, the bookkeeper was unable to balance the account. The trial balance totals were, ये डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल दिया हुआ है. Nevertheless, he proceeded to prepare draft financial statement, inserting the difference as a balance figure in the balance sheet. The draft profit and loss account showed a profit of this amount for the year ended 30th September 2015. He then opened a suspense account for the difference and began to check through the accounting records to find the difference. He found the following errors and omission. Okay. अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इसमें एक सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा इस क्वेश्चन नंबर 1 में. आपकी जो डेबिट साइड का टोटल है, डेबिट साइड का टोटल हमारे पास जो आ रहा है जी वो है 1796100, और क्रेडिट साइड का टोटल 1852817. अब अगर इसका डिफरेंस देखो तो कितना आता है? सर 56717। 56717. ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आया ना, ये बेसिकली इसकी डेबिट साइड कम है, इसको हम डेबिट कहेंगे. जोन सी साइड कम है वहां पुट करूंगा ना इस, ये सस्पेंस का लेजर अकाउंट हो गया. ये मेरा अकाउंट में यहाँ ओपन भी कर लेता हूँ, साथ साथ एंट्रीज कर देते हैं. जब सस्पेंस अकाउंट ओपन करूंगा तो सस्पेंस का ये जो बैलेंस है ये डेबिट साइड पे आ जाएगा. बैलेंस BD 56717. और अगर सपोज डेबिट साइड ज्यादा होती, क्रेडिट साइड कम होती, तो बैलेंस क्रेडिट साइड पे पुट कर देते. जैसे मैंने पहले भी बताया था, सस्पेंस अकाउंट सिर्फ डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसका अपना कोई बैलेंस नहीं होता. ये डेबिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट भी हो सकता है. अब एरर्स की तरफ आते हैं. नंबर फर्स्ट एरर गौर से देखिएगा, ₹8980. जी, ₹8980. The total of sales return book for September had been credited to purchase return account. Okay. देखिए, इसमें दो एरर्स हुई हैं. पहली चीज, आपने टोटल किया सेल रिटर्न का. सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। सर डेबिट होता है। डेबिट, डेबिट होता है. एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न. आपने परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दिया. ठीक है, हालांकि ये डेबिट होना चाहिए था, वो भी सेल रिटर्न में आपने क्रेडिट कर दिया. डिफरेंट अकाउंट परचेज रिटर्न, दोनों यानी गलत हो गए. अब इसको रेक्टिफाई करना है. पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताई कि जो चीज गलत है उसको ठीक करो. परचेज रिटर्न हमने गलती से क्रेडिट किया था. पहला काम तो ये करें कि परचेज रिटर्न को डेबिट कर दें. 8980. उसके बाद फिर आपने सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किया. सेल रिटर्न को रिकॉर्ड ही नहीं किया. तो जब सेल रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो सेल रिटर्न अभी आपने कहा डेबिट होता है, तो इसको भी डेबिट करेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड पे गया ना तो ये हमेशा डबल इफेक्ट देगा. 8980 यानी पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचर, और क्रेडिट कर देंगे हम सस्पेंस अकाउंट को. और ये खुद ब खुद अमाउंट डबल हो गई. कितनी अमाउंट बन गई जी? 17
960 शायद। यस सर। अच्छा, साथ साथ जरा सस्पेंस में भी पोस्ट कर लेते हैं। जब इसको मैं सस्पेंस में पोस्ट करूंगा तो इसकी कौन सी साइड जो है वो देखिएगा, किस साइड पे पोस्ट होगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे। ऑब्वियसली सस्पेंस यहाँ पे क्या है, क्रेडिट। ठीक है, तो हम क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे। ऑपोजिट अकाउंट अब दो है तो दोनों लिखूंगा, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और इसकी जो अमाउंट आ रही है वो आएगी 8980 और 8980। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, नंबर 2, ₹49,600 for an item of plant purchased on 1st April 2015 had been debited to plant repair account। ठीक है, पहली मिस्टेक तो ये हमें नजर आ गई कि हमने उसको प्लांट रिपेयर को डेबिट कर दिया, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक है ना, क्योंकि आपका एसेट था और आपने गलती से उसको डेबिट कर दिया प्लांट को। अच्छा, आगे लिखते हैं कंपनी डेप्रिसिएट्स इट्स प्लांट at 20% per annum on straight line basis with proportional depreciation in the year of purchase। अच्छा, अभी तक आपने depreciation तो पढ़ी नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम एंट्री कर लेते हैं। और जिस वक्त वो इसके बाद वही चैप्टर शुरू होना है तो इंशाल्लाह इसको हम सीख लेंगे कि ये कैसे क्या होती क्या है डेप्री। अभी छोड़ दें डेप्रिसिएशन। अभी इतनी सी बात याद रखें, जब भी कोई एसेट आप खरीदते हैं, नॉन करंट एसेट, उसको यूज करते हैं, यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, वेयर एंड टेयर जिसको कहते हैं, एंड दैट इज नॉन एज डेप्रिसिएशन। तो जैसे जैसे आप साल खत्म होता है तो उसकी वैल्यू को आप कम करते हैं और अपना एक्सपेंस रिकॉर्ड करते जाते हैं। ठीक है जी। अब इस एंट्री में अगर देखें तो पहले इसमें दो एंट्रियां होंगी। पहले तो इस चीज की तरफ आए, 49,600 आपने प्लांट खरीदा था 1 अप्रैल को, आपने डेबिट किया रिपेयर को। पहले तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी जी, प्लांट डेबिट, क्योंकि आपने प्लांट खरीदा था और गलती से डेबिट हो गया रिपेयर्स को, 49,600 और इसके अगेंस्ट रिपेयर्स क्रेडिट होगी 49,600। अच्छा, अब जरा इससे अगली एंट्री को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा, डेप्रिसिएशन वाली। वो ये लिख रहा है कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो प्लांट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है 20%, राइट, विथ प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज। यानी जितने महीने आपने एसेट को अवेलेबल फॉर यूज था आपका, यानी आपके लिए यूज में था, उतने महीने की डेप्रिसिएशन लें। ठीक है, डेप्रिसिएशन जब भी होती है उसकी एंट्री क्या करते हैं वो अभी आपने ज़हन में रखनी है, ये डिटेल में वहां पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जिस वक्त साल खत्म होता है तो प्लांट की वैल्यू कम हो जाती है, तो उसका जितनी वैल्यू कम होती है वो मेरा एक्सपेंस बन जाता है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगी। अब ये एंट्री मैंने क्यों की, क्योंकि जब एसेट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो मैंने उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं की थी। अब मैं एसेट रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करो। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दिस इज कॉन्ट्रा फॉर एसेट, और कॉन्ट्रा फॉर एसेट अकाउंट जो होता है वो एसेट की कॉस्ट में से माइनस होता है, यानी ये उसकी वैल्यू को कम कर रहा है। अब कितनी डेप्रिसिएशन है देखिएगा, 49,600 का 20% उसने कहा, कंपनी की पॉलिसी है 20%, लेकिन साथ में ये भी कहा है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि खरीदा कब, आप ये देखो, आपने खरीदा 1 अप्रैल 2015 को, ठीक है जी, आपने अकाउंटिंग ईयर खत्म कब हो रहा है, 30 सितंबर, अप्रैल से लेकर सितंबर तक मंथ काउंट करो, ये कितने मंथ बन गए, 6 मंथ, 6/12। अब अगर इसकी डेप्रिसिएशन लो 6/12, 10% हो गई तो 4,960।
जितने भी नॉन करंट एसेट होते हैं उसकी डेप्रिसिएशन साथ लिंक करनी होती है आपने। अच्छा, इस एंट्री में ये नंबर 2 जब मैंने करेक्शन की इसमें कहीं सस्पेंस यूज नहीं हुआ, तो इसको तो लेजर में नहीं लाऊंगा ना। नंबर 3 एंट्री देखते हैं, क्योंकि अभी सस्पेंस का बैलेंस जीरो नहीं हुआ, प्लीज ये याद रखिएगा। आगे वो लिख रहा है कैश डिस्काउंट टोटल्स फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2015 हैड नॉट बीन पोस्टेड टू जनरल लेजर, फिगर्स वर डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। वेरी इजी। देखो ये दो आपके एक ऐसे डिस्काउंट्स हैं जो आपने अकाउंटिंग में पोस्ट ही नहीं किए, ठीक है, यानी बुक में आ गए लेकिन पोस्ट ही नहीं हुए। डिस्काउंट अलाउड पोस्ट नहीं हुआ और डिस्काउंट रिसीव पोस्ट नहीं हुआ। अब बताओ, डिस्काउंट अलाउड पोस्ट करूंगा तो डेबिट करूं या क्रेडिट? सर डेबिट होगा। और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो एंट्री क्या बनी? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, ये मैंने डेबिट कर दिया। और डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट कितनी थी जी? आई थिंक 836, ये मैंने डेबिट कर दिए। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने क्रेडिट भी करना है और एक लाइन छोड़ के लिखूंगा क्योंकि इसमें सस्पेंस आएगा, यकीनन दोनों अमाउंट इक्वल नहीं है। और डिस्काउंट रिसीव की जो अमाउंट हमने पढ़ी थी वो 919। जैसे ही मैंने ये दोनों पोस्ट कर दी है तो ये टैली नहीं कर रहे। जब टैली नहीं कर रहे तो इसकी जगह सस्पेंस आएगा, और सस्पेंस देखें डेबिट होगा या क्रेडिट, कौन सी साइड कम है वहीं पे सस्पेंस पुट करोगे। तो सस्पेंस यहाँ पर डेबिट हुआ, और बाय हाउ मच अमाउंट, दोनों का डिफरेंस कितना आया जी? सर 83। 83। अच्छा, अब इस सस्पेंस को हम यहाँ पोस्ट कर देंगे, और यहाँ पर ऑपोजिट अकाउंट जो है वो डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो मैं डिस्काउंट रिसीव्ड लिखूंगा, लेकिन अमाउंट जो है वो आपकी सस्पेंस वाली आएगी 83, दिस वन। इससे आगे चलिएगा नेक्स्ट में, नेक्स्ट एंट्री नंबर 5, balance of rupees 38,260 on the telephone expense account had been omitted from the trial balance। यानी आपने 38,260 का टेलीफोन एक्सपेंस का बैलेंस था, ये ओमिट कर दिया। तो टेलीफोन एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट होगा। डेबिट। तो इसको आप ओमिट कर गए थे तो आप रिकॉर्ड कर लो। ये एंट्री यहां लाता हूं, नंबर 4। अब ये आएगा टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट, ये रिकॉर्ड हो गया 38,260। और इसके केस दूसरा अकाउंट तो कुछ नहीं लिखा हुआ उसने, ये तो बैलेंस था सिर्फ, एंट्री तो नहीं थी। सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा 38,260। अब इसको पोस्ट कर देते हैं, क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा टेलीफोन अमाउंट 38,260। सर आप ट्रांजैक्शन 4 छोड़ गए हैं। ओके ओके, मैं वो भी कर लेता हूँ, ठीक। ये 5 थी। यस सर। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4 कर लेते हैं। वो लिख रहे थे ₹580 इंश्योरेंस प्रीपेड एट 30 सितंबर 2015, यानी पिछले ये जो हमारी इंश्योरेंस प्रीमियम थी हैड नॉट बीन ब्रॉट डाउन एज ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, एक तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये 15 नहीं है, ये 14 है, इसको ठीक करें क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस है ना, तो ओपनिंग बैलेंस तो 14 का होगा, हम 15 का अकाउंट बना रहे हैं इस वजह से। तो इंश्योरेंस प्रीपेड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपने ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं किया प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का बैलेंस क्या होता है जी, डेबिट या क्रेडिट? सर डेबिट होता है। डेबिट होता है, इसका मतलब डेबिट साइड आपने रिकॉर्ड नहीं की। ओके, जब मैं रिकॉर्ड करता हूं तो बताइएगा क्या करूं इसको। एनी स्टूडेंट, पहले जरा आप मुझे बताइएगा कि ये मुश्किल एंट्री नहीं है, इसलिए आप लोगों से पूछ रहा हूं। सर रिवर्सल नहीं होगा। रिवर्सल होगा, ठीक है,
रिवर्सल किया तो एंट्री क्या होगी? सर सस्पेंस डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगी। प्रीपेड इंश्योरेंस आप कह रहे हो क्रेडिट होगा। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ 2014 का, और ये ओपनिंग बैलेंस है। आपको याद है ओपनिंग बैलेंस जो बीडी बैलेंस होता है, अगर डेबिट है तो डेबिट साइड पे लिखा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिवर्सल उस तरह नहीं करेंगे, वो तो रिवर्सल एंट्री तो बाद का मसला है ना, ये तो बैलेंस की बात कर रहे हैं। देखो पहले बैलेंस लाते हो फिर रिवर्सल होती है, ये बैलेंस की बात कर रहे हैं, बैलेंस लेकर नहीं आए। जैसे ये लेजर ओपन करते हो तो पहले ओपनिंग बैलेंस लेके आते हैं, फिर उसकी रिवर्सल करते हैं, यहाँ पे रिवर्सल होती है, ठीक है। ये इसकी तो बात ही नहीं कर रहा ना, ये तो बात कर रहा है इसकी, ओपनिंग बैलेंस, यानी इसका मतलब रिवर्सल जरूर हुई है, क्योंकि उसके मतलब कुछ नहीं लिखा वो ठीक है, ओपनिंग बैलेंस नहीं लेके आए। तो प्रीपेड का बैलेंस आपने कहा डेबिट होता है, बिल्कुल ठीक है, तो प्रीपेड को डेबिट कर दो। ये हुआ नहीं है, लेकर नहीं आए। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, अमाउंट टू 580, और यकीनन इसके अगेंस्ट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और कोई हेड नहीं है। 580, अब इस एंट्री को मैंने पोस्ट किया तो ऑपोजिट अकाउंट आ गया प्रीपेड 580 से। ओके जी, अब आखिरी ट्रांजैक्शन देखें नंबर 6। अच्छा, अब ये वो एंट्री है जो मैंने कहा था कि ये तकरीबन हर दफा आती है पेपर में, लेकिन ये IAS 16 से ताल्लुक रखती है। इसको हम करेंगे जरूर, लेकिन शायद आपको कुछ चीजें अभी क्लियर ना हो, क्योंकि पूरा स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा अभी आपने। लेकिन कोशिश करता हूँ कि इसका एक शॉर्टकट भी होता है वो आपको समझा दूं इस लेवल पर। A cars held as a non-current asset had been sold during the year for 4800। ये सिनेरियो में साथ साथ लिखूंगा। एक कार है आपके पास, ओल्ड कार ऑब्वियसली, वो आपने सेल कर दी 4800 में, आपने इसको सेल किया 4800। अच्छा, इससे आगे इंफॉर्मेशन दे रहा है, प्रोसीड ऑफ सेल्स वर एंटर्ड इन कैश बुक, यानी जितना कैश आया वो कैश बुक में एंटर हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट हैड बीन क्रेडिटेड टू सेल इन द जर्नल लेजर, और हमने इसको क्रेडिट कर दिया सेल्स को, यानी ये क्रेडिट हो गया सेल्स को, जो कि गलत है, ये सेल नहीं है मेरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं कार्स का बिजनेस नहीं कर रहा, कार तो मेरा फिक्स्ड एसेट है। जब फिक्स एसेट को सेल करते हो वो हमारी सेल नहीं है, सेल वो चीज है जो रेगुलर आइटम होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आगे लिख रहा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ कार वाज 12,000, यानी ये जो कार जब आपने खरीदी थी ना ओरिजिनली, ये 12,000 में खरीदी थी, 12,000 कॉस्ट थी इसकी। और वो ये लिख रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेट ₹8,000, और इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है टू डेट का मतलब है आज तक ये 8,000 रुपए डेप्रिसिएट हो चुकी है। इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू मेरी बुक में 4,000 है। इसको कहते हैं नेट बुक वैल्यू, NBV। जिस दिन खरीदा था, कब खरीदा था, बहुत साल पहले, नहीं लिखा हुआ, 12,000 में आपने ये कार खरीदी थी, और आज जिस दिन बेच रहे हो उस दिन उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो 8,000 है, ठीक हो गया। यानी 8,000 वो डेप्रिसिएट हो चुका है, तो आज मैं कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 4,000 है, और 4,000 एसेट की वैल्यू आपने बेची है 4,800 में। तो इसको कहते हैं गेन ऑन डिस्पोजल, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। यानी 4,000 रुपए की एक मालियत की चीज है आपके पास, और 4,800 में आप सेल करते हो, तो यकीनन प्रॉफिट होगा ना। और अगर 4,000 मालियत की गुड्स जो है वो आप कम प्राइस पर बेचोगे तो ये लॉस होगा। तो यहाँ पर हम इसको गेन ऑन डिस्पोजल ट्रीट करेंगे, कितनी अमाउंट से? 800 से। अच्छा, इससे आगे लिख रहा है द कंपनी डेप्रिसिएट्स मोटर व्हीकल्स एट 25% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस विद प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नन ऑफ ईयर ऑफ सेल। ये तो खैर उसने पॉलिसी दी और यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड हो चुकी है ना, उसने कहा टू डेट, तो इसकी जरूरत नहीं। अच्छा, अब इसको कहते हैं डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। ये जितना सिनेरियो मैंने आपके सामने लिया, जब भी कोई एसेट बेचोगे इसकी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, पहले वो देख।
जब एसेट बेचते हो आपके पास कैश आता है, ठीक है, कैश आ रहा है, तो कैश को तो मैं करूंगा डेबिट। कितनी अमाउंट से? कितना कैश आ रहा है? जितने में आपने सेल की। अच्छा, ये तो कैश आ गया, तो आपसे जा क्या चीज रही है? ऑब्वियसली कार जा रही है। जब कार जाएगी तो उसकी कार की कॉस्ट भी बुक से खत्म करनी है और उसकी एक्यूमुलेटेड भी खत्म करनी है। ये जो कार की कॉस्ट है बुक्स में, ये डेबिट होती है ना हमारी, क्योंकि एसेट है। और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा फॉर एसेट है, ये क्रेडिट होता है। अब मैंने इसको खत्म करना है बुक से। खत्म करने के लिए यकीन ऑपोजिट लगाना होगा, तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेबिट कर दूं। ये एंट्री हमेशा ऐसे ही होनी है प्लीज, इसलिए इसको ज़हन में रखें। 8000 और कार बेची आपने, एक लाइन छोड़ के ताकि गेन और लॉस लिख सकूं। कार बेची आपने 12000 की कॉस्ट थी, यानी अब मैं ये बता रहा हूँ 12000 की कॉस्ट थी गाड़ी की जो मैंने दी, उसकी डेप्रिसिएशन 8000 थी, आपने बेची है 4800 में, तो 800 का मुझे गेन हो रहा है, और गेन जो है वो क्रेडिट होता है, गेन ऑन डिस्पोजल 800। अब देखो डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिकली इक्वल हो गए। ये एंट्री होती है इस पूरे सिनेरियो डिस्पोजल की। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है वो देख लेते हैं। ये एंट्री आपने अच्छी तरह से नशीन कर दी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? वो लिख रहा है कि आपने प्रोसीड ऑफ सेल को एंटर कर दिया कैश बुक में। कैश बुक में एंटर कर दिया यानी कैश को डेबिट कर दिया। ये लेंगे बट हैड बीन क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन आपने क्रेडिट किया सेल्स अकाउंट को। अब ओवरऑल देखें रेक्टिफाई एंट्री कैसे बनाओगे। इस पूरी एंट्रीज में सिर्फ एक चीज ठीक है, और वो क्या है? कैश। अब इसकी एंट्री देखें कैसे बनेगी। पहले रॉन्ग इफेक्ट को खत्म कर दे। रॉन्ग इफेक्ट एक ही है, सेल्स। ये गलती से क्रेडिट हुआ है, आप सेल्स को पहले डेबिट कर दो। अमाउंट 4800, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड, अब ये तीन हेड जो हैं ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुए ना कहीं पे, देख सकते हो। ये एज इट इज रिकॉर्ड कर दो, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैं डेबिट कर दूंगा 8000 से, गेन ऑन डिस्पोजल को क्रेडिट करूंगा 800 से, और कार को क्रेडिट करूंगा 12000 से। ये मेरी रेक्टिफाई एंट्री आ गई, और इस एंट्री में भी सस्पेंस अकाउंट नहीं है। अब अल्टीमेटली जब मैंने ये सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट की, अब सस्पेंस को टोटल करोगे, इसका टोटल इक्वल होना चाहिए। इस साइड का टोटल तो आ रहा है वेरी सिंपल 56800, जरा दूसरी साइड का टोटल चेक कीजिएगा कितना आता है। ये आना यही चाहिए, मैं लिख रहा हूं लेकिन आप जरा चेक कीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। सर यही आ रहा है बिल्कुल। यही आ रहा है, ठीक है। याद रखिएगा यानी ये अब इक्वल आने का मतलब ये है कि जितनी मिस्टेक्स थी वो आपने रिमूव कर दी अकाउंटिंग से। अब अकाउंट के अंदर कोई भी मिस्टेक मौजूद नहीं, ठीक है। जब तक सस्पेंस टैली नहीं होगा ना, ऑलवेज रिमेंबर कि आपका अकाउंट जो है वो टैली नहीं हो सकता। ये पहला क्वेश्चन है, और ये पास पेपर के स्टाइल का क्वेश्चन है। अगर तो है ही पास पेपर का, तो पास पेपर में जो एंट्रीज है वो इस तरह की आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर आगे चलेंगे। इसमें उसने ये भी पूछा है कि जो प्रॉफिट है मेरा 141,280 था इससे पहले, अब क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट को यानी जब एरर मैं करेक्ट करता हूं, आफ्टर करेक्शन ऑफ एरर, मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। इसका बहुत आसान तरीका है, आपने दो क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन, हर एंट्री में इज देयर एनी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट, यानी हर वो आइटम
जो आपकी इनकम स्टेटमेंट में आती है, एसओसीआई में आती है, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। जैसे पहली एंट्री की तरफ आते हैं, इस क्वेश्चन का देखते हैं क्या आंसर निकलता है। ये एंट्री है मेरे सामने, इसमें परचेज रिटर्न डेबिट हो रहा है, सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है, सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है। इस एंट्री में इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है, और अगर है तो कौन से हैं? सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न दोनों। दोनों। सेल रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखता है, परचेज रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखता है। इसमें दो अकाउंट है, ठीक है, तो आंसर इज यस। अच्छा, अब अगर आंसर यस आ रहा है तो फिर दूसरा क्वेश्चन करना है। अगर यस आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन करना है, यानी इफ यस देन आप ये देखोगे इज इट डेबिट और क्रेडिट। वो अकाउंट जो इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखता है वो डेबिट है या क्रेडिट। अब देखिएगा, परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न दोनों इनकम स्टेटमेंट से ताल्लुक रखते हैं और दोनों के दोनों डेबिट है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये डेबिट होगा तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन प्रॉफिट। और अगर क्रेडिट होगा तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये बहुत आसान होता है, आपने बस एंट्रीज ठीक करनी है। एंट्रीज ठीक हो गई तो उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर इसको भी पहले डिस्कशन कर लें, प्रॉफिट तो हम बाद में निकालेंगे। इस एंट्री की वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ये मैं इंक्रीज का एरो लगाऊंगा। इतनी अमाउंट से 8 और 8 वही 17,960 से, दोनों का टोटल ये है। इस एंट्री की वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होगा 17,960 से। इस एंट्री में फिर यही सवाल दोबारा करते हैं, इज देयर एनी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट। इसमें कोई इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है? जी, रिपेयर सर, रिपेयर। रिपेयर्स, ठीक है, तो आंसर इज यस। ठीक है, आगे मैंने दूसरा क्वेश्चन किया किया था, इफ यस इज इट डेबिट और क्रेडिट। वेरी क्लियर, रिपेयर क्रेडिट है। जब क्रेडिट होगा तो ये प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। अच्छा, पहला मैंने उल्टा लिख दिया, वो डिक्रीज इन प्रॉफिट, डेबिट है ना पहला, ये डिक्रीज इन प्रॉफिट। पहले से प्रॉफिट डिक्रीज होगा लेकिन दूसरे से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। कितनी अमाउंट से? वो तो एक ही अमाउंट है इसलिए उसको मैं नहीं लिख रहा, 49,600। सेम इसी तरह मुझे बताइएगा, ये जो तीसरी एंट्री है इसकी वजह से प्रॉफिट, अब देखिएगा कि क्या इसमें इनकम और एक्सपेंस अकाउंट है? यस सर, दोनों है। दोनों है। अच्छा, याद रखिएगा कि ये एक है, दो नहीं है। प्लीज एक चीज ध्यान में रखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कॉन्ट्रा फॉर एसेट। मैंने बताया भी था, ये आपका इनकम और एक्सपेंस की आइटम नहीं है। इनकम और एक्सपेंस की आइटम सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ठीक है, तो आंसर यस हुआ, और ये डेबिट हो रहा है, और डेबिट होगा तो इसका मतलब इससे प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है। हाँ, इस एंट्री में ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा। इस एंट्री में इज देयर एनी इनकम और एक्सपेंस डिस्काउंट अकाउंट? अलाउड। यस सर, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट एक ही है, डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों है। डिस्काउंट अलाउड भी इनकम स्टेटमेंट की आइटम है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी आइटम है, तो यस हो गया। इज इट डेबिट और क्रेडिट? और यहाँ पर आंसर सिर्फ डेबिट नहीं है, देखो इसमें डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। तो ये चीज क्लियर है, डेबिट की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा, और क्रेडिट की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो जो कि क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है डेबिट से, इसका मतलब ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा बाय ₹83,000 से, क्योंकि इससे प्रॉफिट इंक्रीज होना है, इससे प्रॉफिट डिक्रीज। ठीक है जी। सेम इसी तरह इस एंट्री में भी देखो तो टेलीफोन एक्सपेंस आ रहा है, टेलीफोन एक्सपेंस, और टेलीफोन एक्सपेंस आंसर यस है, और ये डेबिट है, और डेबिट की वजह से आपका प्रॉफिट डिक्रीज होगा। अच्छा, एंट्री नंबर 4 में बताइएगा कि इज देयर एनी इनकम और एक्सपेंस अकाउंट? नो सर, नहीं है इसमें। नो, इसमें कोई भी नहीं है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है, तो नो।
तो इसको जिसका आंसर नो आएगा ना, उसको आपने याद रखना है, लिखना है नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। यानी इसका मतलब कि इस एरर की वजह से प्रॉफिट पहले भी ठीक था, प्रॉफिट अब भी ठीक है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। और आखिरी एंट्री में देखिएगा, इस एंट्री में कितने हेड ऐसे हैं जो इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करते हैं? सर दो। दो, कौन कौन से? सर सेल्स और गेन। सेल्स और गेन। इज इट डेबिट और क्रेडिट? अगेन एक डेबिट है और एक क्रेडिट, ठीक है। अब डेबिट से प्रॉफिट कम होगा, क्रेडिट से प्रॉफिट बढ़ेगा, तो ओवरऑल चूंकि डेबिट ज्यादा है तो प्रॉफिट मेरा डिक्लाइन होना चाहिए बाय 4000, ठीक है। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा। अब इसका जो फॉर्मेट होता है वो भी मैं ले आता हूं अगली स्लाइड पर। सर ये परचेज रिटर्न का बता दें एक दफ़ा। क्या बता दूं जी? सर ये इनकम एक्सपेंस का इसका नहीं समझ आया। अच्छा, मैं बता देता हूँ। लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट हमने पढ़ा था, आपने ये इनकम और एक्सपेंस का यहाँ मतलब ये है कि जो आइटम इनकम स्टेटमेंट में आती है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में, ठीक है। जब आप सेल लेते थे, स्टार्ट सेल से करते थे उस फॉर्मेट के मुताबिक, जो सेल में से सेल रिटर्न लेस होती थी। जब परचेज लेते थे, परचेज में से परचेज रिटर्न लेस होती थी। इसका मतलब ये दोनों आइटम इनकम स्टेटमेंट में आती हैं। जो आइटम इनकम स्टेटमेंट में आएंगी वो इनकम एक्सपेंस से रिलेट करेगी, ठीक है। ये चीज माइंड में रखनी है आप। यस सर। सर ये इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस नहीं होता? जी, इंश्योरेंस होता, प्रीपेड नहीं होता। अच्छा, अब इसमें स्टेटमेंट बनानी होती है, स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट। स्टेटमेंट ऑफ करेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में जो दिया होता है वो आपको एक प्रॉफिट गिवन होता है, जो कि यकीनन आपका करेक्ट नहीं होता। अब प्रॉफिट आपका आ रहा है 141 टू 80, इसको लिखूंगा अनकोरेक्टेड या अनएडजस्टेड प्रॉफिट। अनएडजस्टेड प्रॉफिट, जो उसमें बहुत सी अभी एडजस्टमेंट नहीं हुई, करेक्शन नहीं हुई। 141280। अच्छा, अब जो आपने ये जो लास्ट स्लाइड पढ़ी थी उसी को ओपन करूंगा, जो हमने डिस्कस की थी। इसमें पहली एंट्री में हमने कहा था कि इसका जो बैलेंस है वो कम हो रहा है। कितनी अमाउंट से? 17,960 से। यहां पर आपने ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना है, परचेज रिटर्न was wrongly posted to sales return, और यहाँ पे बेशक वो ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखो, और इससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है 17,960, ये मैं यहाँ पर माइनस में लिखूँ। नंबर 2, अब एंट्री नंबर 2 में इसके दो हिस्से हैं। पहला, प्लांट रिपेयर जो है वो प्लांट रिपेयर को चार्ज हो गया था, इससे प्रॉफिट बढ़ रहा है 49,600। प्लांट wrongly recorded as repair, was wrongly recorded as repair। और ये 49,600 से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और इसी एंट्री में मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज नॉट रिकॉर्डेड, क्योंकि इस पर रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जब प्लांट ही रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उसकी डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं हुई। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट वाज नॉट रिकॉर्डेड, और ये अमाउंट आएगी 4,960। नंबर 3, अब इस एंट्री की वजह से ये जो आपका प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है 83 से, और ये हुआ ये था कि डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड वर नॉट पोस्टेड। अलाउड एंड रिसीव्ड वर नॉट पोस्टेड।
और ये पोस्ट नहीं हुए थे। जब मैंने करेक्ट किया उसके बाद 83 रुपीज से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। नंबर 4 एंट्री मैं पहले ले रहा हूँ, लेकिन नंबर 4 में चूंकि कोई इफेक्ट नहीं है, जिसका इफेक्ट नहीं है उसको यहाँ शो नहीं करना। तो नंबर 5 एंट्री में आएंगे। नंबर 5 एंट्री में टेलीफोन एक्सपेंस का बैलेंस जो है आपने रिकॉर्ड नहीं किया था 38,260, इससे अब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है। तो टेलीफोन एक्सपेंस नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड। और ये अमाउंट आएगी 38,260, इससे मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। और आखिरी एंट्री जो हमने की है डिस्पोजल वाली, इसको सिंपल लिखूंगा, डिस्पोजल ऑफ कार नॉट रिकॉर्डेड। असल में डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वो गलती से सेल में चली गई थी या रिकॉर्डेड एज सेल्स। तो इससे मेरा 4,000 का प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं 4,000 माइनस कर देता हूँ। अल्टीमेटली अब इसको जब मैं प्लस माइनस करूंगा, इसमें दो अमाउंट प्लस हो रही हैं, बाकी सारी माइनस हो रही हैं, तो इसको लिखूंगा करेक्टेड प्रॉफिट। एक छोटी सी स्टेटमेंट बनानी होती है आपको, लेकिन ये सारा का सारा बेस करता है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्रीज पर। तो जरा कैलकुलेट कीजिएगा क्या प्रॉफिट आ रहा है। कैलकुलेटर है आप लोगों के पास? सर 125783। 125783। यस सर। यानी ये अब मेरा करेक्टेड जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब ये, लेकिन ये मैंने अभी आपको बताया, ये सारा कुछ बेस किस पर कर रहा है? नेचुरल सी बात है, ये सारा बेस कर रहा है आपकी एंट्रीज पर। तो याद रखिएगा, अगर एंट्रीज गलत होंगी तो ये भी गलत होगा। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। ठीक हो गया, ये समझ आ गई आपको? अच्छा, अब आइएगा आगे। अब आपका एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा? 8 या 6? सर 6 रहता है, 8 कर चुके हैं। अच्छा, कर चुके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। इसमें उसकी रिक्वायरमेंट है कंप्यूटेड द करेक्ट नेट प्रॉफिट। आपने नेट प्रॉफिट जो है वो करेक्ट करना है। अच्छा, द ऑडिटर ऑफ ख्वाजा लिमिटेड हैज मेड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 इन अराइविंग द नेट प्रॉफिट ऑफ 25,500। बेशक इसमें उसने प्रॉफिट मांगा है, लेकिन एंट्रीज तब भी आपको करनी पड़ेंगी ना। एंट्रीज करोगे तो आपका ये ठीक होगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा। और इसमें एक एक में एक एक एरर नहीं है, एक से ज्यादा एरर है। तो पहले एरर देखिएगा, while preparing the draft of financial statement, while preparing the draft financial statement, ऑफ नहीं होता इसमें, draft financial statements, opening stock of rupees 720, sorry 7,700, आपका ओपनिंग स्टॉक है 2,700 का, was included as 5,100, आपने उसको 5,100 लिख दिया। ठीक है, error was timely identified, accountant reduced the value of closing stock। देखिए बड़ी जबरदस्त इसमें एरर हुई है। एक तो एरर ये हुई कि ओपनिंग स्टॉक जो है ना उस 2,700 का था, आपने उसको 5,100 लिख दिया, एक तो ये गलती हुई। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अकाउंटेंट ने उसको करेक्ट इस तरह किया कि क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस कम कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। देखो याद रखिएगा, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग के अगेंस्ट एडजस्ट होता है, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। ये भी चैप्टर अभी हमने पढ़ना है, इन्वेंट्रीज वाला, लेकिन ये दो एंट्रीज में लिख रहा हूँ, इसको आप जेन में रख लो। ये इसी तरह आपने करना है। इसकी एंट्री के लॉजिक हम वहीं पढ़ेंगे जब टी अकाउंट्स पढ़ेंगे IS 2 में। ओपनिंग स्टॉक जब भी हो, इसकी कोई एंट्री मांग ले तो इसकी एंट्री होती है SOCI डेबिट
स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, ये इसकी एंट्री है। और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री जो है वो इससे उल्ट होती है। और स्टॉक डेबिट और एसओसीआई क्रेडिट, ये जो दोनों एंट्रीज मैंने आपके सामने की एक दूसरे से उल्ट क्यों है? देखो गौर से मेरी बात को सुनिएगा। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एसेट होता है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया, और ये एसओसीआई में जाके क्लोज होता है। अच्छा, दूसरी तरफ जब साल शुरू होगा यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो उसको वो जो रिवर्सल एंट्री का कॉन्सेप्ट पड़ा है, यही एंट्री अगले साल रिवर्स होनी है, इसलिए आपको उल्ट नजर आ रही है। ये दो एंट्रीज होती हैं, ये हमेशा एंट्रीज आपने माइंड में रखनी है। अब अकाउंटेंट साहब ने क्या किया कि उसने ओपनिंग स्टॉक 2700 का था लेकिन 5100 लिख दिया, यानी एंट्री ठीक की, कोई मसला नहीं, यही एंट्री की ओपनिंग स्टॉक की। ये उसको लिखना चाहिए था स्टॉक में 2700, उसने लिख दिया 5100, ये ज्यादा लिख दिया। तो इसकी क्या उसने रेक्टिफाई एंट्री में क्या बनाऊं इसकी, बोलिएगा आप। सर इसमें स्टॉक डेबिट हो जाएगा 2400 से और एसओसीआई क्रेडिट हो जाएगी। स्टॉक डेबिट हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा रिकॉर्ड हो गया, और एसओसीआई क्रेडिट हो जाएगा, यानी ये एंट्री ज्यादा रिकॉर्ड हो गई। उल्ट कर दो, उतनी अमाउंट से जितनी ज्यादा हुई है उन दोनों का डिफरेंस 2400। अच्छा, दूसरा काम उसने क्या किया, इसके साथ करेक्शन करने की बजाय एक और एरर कर दी। ये जो क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें हर एक एंट्री में आपको एक चीज नजर आएगी। जब भी अकाउंटेंट करेक्ट करने लगा एक और एरर कर दिया, तो इसलिए दो दो एंट्रीज नजर आएंगी। एरर वाज टाइमली आइडेंटिफाइड एंड अकाउंटेंट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और अकाउंटेंट साहब ने क्लोजिंग स्टॉक कम कर दी। और भाई क्लोजिंग स्टॉक तो कम होना ही नहीं चाहिए था। अब क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ये है, उसने ये कम रिकॉर्ड की है, अब मैं क्या करूं? सर वो एज इट इज आ जाएगी कि एज इट उसके इज, स्टॉक यानी डेबिट एसओसीआई। स्टॉक डेबिट तो एसओसीआई क्रेडिट, असल में उसने इनवर्स इफेक्ट डाल दिया ना, तो ये भी उतनी ही अमाउंट से उसने किया, बैलेंस करने के लिए उसने उसको कम कर दिया, तो ये एंट्री दो मरतबा रिकॉर्ड हो रही है। और इस एंट्री को मैं डबल नहीं लिख रहा 4800 से, रीजन ये अलग एरर है, ये अलग एरर है। ये ओपनिंग, और क्योंकि स्टॉक के साथ जो आप लिखते हो इसके साथ ओपनिंग क्लोजिंग का वर्ड नहीं आता, वो सिर्फ हमें पता होता है कि ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। हेड एक ही होता है, दैट इज स्टॉक अकाउंट। एंट्री सर ये नंबर 2 दोबारा बता दें, जी सर ये दोबारा बता दें। जी, दोबारा देख लें। देखिए, सबसे पहले उसने ये कहा है कि जिस वक्त आप ओपनिंग स्टॉक लिखने लगे, ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री है। अगर मैं इसको करेक्ट और रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो करेक्ट एंट्री हमारी होनी चाहिए थी एसओसीआई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट 5100 से। हमने यही एंट्री पास की है ना, सॉरी 2400 से, ये 2700 से होनी चाहिए थी। और अकाउंटेंट साहब ने एंट्री यही पास की, लेकिन उसने एसओसीआई को डेबिट कर दिया 5100 से और स्टॉक को क्रेडिट कर दिया 5100 से। अब देखो, गौर से देखिएगा, एसओसीआई डेबिट होना चाहिए था 2700 से, आपने डेबिट कर दिया 5100 से। एसओसीआई आपका ज्यादा डेबिट हो गया, इसको क्रेडिट कर दो, ये क्रेडिट किया दिया। स्टॉक 2700 से क्रेडिट होना चाहिए था, उसने 5100 से क्रेडिट कर दिया, तो लिहाजा स्टॉक ज्यादा क्रेडिट हो गया, इसको डेबिट कर दें। ये एंट्री हो गई करेक्ट। अब अकाउंटेंट ने एक और मिस्टेक क्या की कि क्लोजिंग स्टॉक को कम कर दिया। भाई क्लोजिंग स्टॉक तो कम नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक का इस साल के ओपनिंग स्टॉक से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मुझे दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि कम रिकॉर्ड हुआ है, तो एज इट इज वही एंट्री पास कर दिया, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक के अगेंस्ट एंट्री और ये क्लोजिंग स्टॉक के अगेंस्ट। अच्छा, अब एक चीज यहाँ फर्दर ऐड कर दूं कि ये मेरा ख्याल आखिरी क्वेश्चन है, या इसके बाद भी अगर कोई होगा वो साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कल मैंने IAS 16 की तरफ मूव करना है। अगला चैप्टर अगर 16 है 16 करेंगे, 2 है तो 2 करेंगे, ठीक है। मेरा ख्याल 16 है तो हम IAS 16 की तरफ मूव कर जाएंगे, और साथ साथ फिर इसको आपकी जो एरर्स है वो डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन जो है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इन तमाम इसका ट्रांजेक्शन का।
Number 2, goods sold worth rupees 700 was recorded in purchase journal. Error was rectified by reducing the purchase by 700. देखो आपने गुड सेल की हैं 700 रुपीज की, आपने उसको परचेज जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया, तो ये तो सेल थी, आपने उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। अब बताओ क्या करें? सर इसमें परचेज क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स डेबिट हो जाएगा। परचेज डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक जी, बोलिए सर। वो ऑपोजिट नहीं होगा क्योंकि परचेज में हमने गलत रिकॉर्ड किया, तो परचेज क्रेडिट नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। परचेज क्रेडिट होगा, परचेज क्रेडिट होगा और सेल्स डेबिट होगी, ऐसे कह रहे हो? यस सर, ये कह रहा हूँ। ऐसे करोगे तो गलत नहीं हो जाएगा, गौर से देखो। मैं तो आप लोगों की हाँ में हाँ मिला रहा हूँ ना अभी, तो पहला तो हक यही है। देखो सेल बाय नेचर क्रेडिट होती है और परचेज बाय नेचर डेबिट होता है। गलती से परचेज में चला गया, परचेज को क्रेडिट कर दो, ठीक है, और फिर सेल डेबिट तो नहीं हो सकती ना, क्रेडिट होगी। यस सर, सेल्स भी क्रेडिट होगी, सस्पेंस में आ जाएगी वो। हाँ, लेकिन इधर सस्पेंस यूज नहीं होगा। रीजन, क्योंकि वर्ड जर्नल है। जब जर्नल का वर्ड है यानी एक एंट्री सेल डे बुक में जानी चाहिए थी, वो परचेज में चली गई, यानी इसका मतलब ये टोटली उल्ट हो गई। इसलिए इसकी 2 एंट्रीज पहले करोगे, 2 एंट्री करोगे और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री जो तीसरा काम किया वो अलग करेंगे, उसमें सस्पेंस आएगा। तो पहली बात तो ये है कि सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। इसका आसान तरीका ये है, सेल रिकॉर्ड नहीं हुई, रिकॉर्ड कर दो। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट कभी भी कंबाइन एंट्री ना करें, अभी आप कोशिश करें अलग करें। 700, ये 700 से उसने रिकॉर्ड कर दी, ये हमने अब रिकॉर्ड कर दी, लेकिन वो कह रहे हैं ये परचेज जर्नल में चली गई थी, परचेज में तो जानी नहीं चाहिए, तो परचेज वाली एंट्री रिवर्स कर दो। अच्छा, परचेज की एंट्री क्या होती है? अकाउंट परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, तो वहां एंट्री हुई अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज क्रेडिट, ये रिवर्स कर दी बाय 700। लेकिन तीसरी एंट्री देखें जो उसने एरर की है, फर्दर करेक्शन करते वक्त उसने मिस्टेक कर दी। फर्दर वो लिख रहा है द एरर वाज रेक्टिफाइड बाय रिड्यूसिस परचेज बाय 700। भाई उसने परचेज को तो क्रेडिट कर दिया, परचेज को क्रेडिट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है, लेकिन अकाउंट्स पेबल को रिड्यूस नहीं किया। इसका मतलब है कि इस एंट्री में हम परचेज की बजाय सस्पेंस यूज करते हैं। परचेज उसने ठीक कर दी, एक हिस्सा ठीक कर दिया, दूसरा हिस्सा ठीक नहीं किया, यहां सस्पेंस है। ये इस तरह एंट्री है, समझ आइए एंट्री की। या ऊपर से गुजर गई? एक दफा दोबारा बता दें। आपकी देखिए एक सेल्स ट्रांजैक्शन थी, ये जानी चाहिए थी सेल्स जर्नल में, जर्नल हम डे बुक को भी कहते हैं, और ये एंट्री गलती से चली गई परचेज जर्नल। मैंने क्या किया, दोनों को अलग रखा। अच्छा, तीसरी बात वो इसके साथ लिंक कर रहा है, वो कह रहा है परचेज को उसने रिड्यूस कर दिया है, परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड। उसने ये नहीं कहा कि परचेज की ट्रांजैक्शन रिवर्स कर दी है, उसने कहा परचेज हैज बीन रिड्यूस्ड। ये देखें, द एरर वाज रेक्टिफाइड रिड्यूसिंग परचेज बाय 700। ओके, अब देखो कि पहला काम क्या करना है, सेल जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ, ये तो सिंपल है। सेल में एंट्री सेल की थी और सेल में रिकॉर्ड नहीं हुई, उसको रिकॉर्ड कर दो, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री तो सिंपल ही आ गई। दूसरा, जो परचेज जर्नल में जो एंट्री गलती से गई है उसको ठीक करना है। अच्छा, अब जो परचेज में एंट्री जाती है वो क्या होती है? अकाउंट्स पेबल डेबिट, परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री उसने गलत की है। बाद में उसने परचेज को ठीक कर दिया, यानी परचेज को उसने कम कर दिया है, तो परचेज तो हो गया ठीक, ये तो करेक्ट हो गया, सिर्फ कौन सा रह गया? अकाउंट्स पेबल, ये गलती से क्रेडिट हुआ है,